क्या होता अगर वांडा थैनोस को एवेंजर्स एंड गेम में पूरी तरह से मार डालती तो क्या होता? जरा सोचिए, जब बैटलफील्ड में थैनोस कहता है आई डोंट इवन नो हु यू आर, और वांडा गुस्से और दर्द से भरी आंखों के साथ जवाब देती है यू विल। लेकिन इस बार सैंक्चुअरी 2 से रेन फायर का ऑर्डर कभी आता ही नहीं, ना कोई रुकावट, न कोई ध्यान भटकाने वाला हमला, और अकेली स्कारलेट विच अपनी पूरी कैओस मैजिक के साथ थैनोस पर टूट पड़ती है। वांडा उसका आर्मर चकनाचूर कर देती है, उसकी तलवार को हवा में ही मसल देती है और धीरे धीरे पूरे बैटलफील्ड के सामने मैड टाइटन को जिंदा मिट्टी में मिला देती है। इस बार टोनी स्टार्क को इन्फिनिटी स्टोन्स इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टोनी जिंदा बच जाता है, एवेंजर्स जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद यही एमसीयू की सबसे बड़ी गलती थी। बैटल के बाद टोनी अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग से वांडा का वो टेरिफाइंग पावर डिस्प्ले निकल ही नहीं रहा था। उसे एहसास होता है कि स्कारलेट विच सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि पूरे एवेंजर्स से भी ज्यादा डेंजरस बन सकती है। दूसरी तरफ वांडा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने थैनोस से बदला तो ले लिया, लेकिन विजन अब भी वापस नहीं आया। हर रात उसे वो पल याद आता था जब उसने खुद विजन को डिस्ट्रॉय किया था, और धीरे धीरे उसका दर्द ऑब्सेशन में बदलने लगता है। एक दिन वांडा सीधे टोनी स्टार्क के पास जाती है और इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके विजन को वापस लाने की रिक्वेस्ट करती है। टोनी पहले मना कर देता है क्योंकि स्टोन्स को टाइमलाइन में वापस भेजना जरूरी था, लेकिन विजन उसके लिए सिर्फ एक एवेंजर नहीं था, वो लगभग उसके अपने बच्चे जैसा था। और यही इमोशन टोनी स्टार्क को एक डेंजरस सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर कर देता है, द विजन रेजरेक्शन। दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को टाइमलाइन में वापस रखने के लिए पास्ट में चला जाता है, लेकिन इस बार वो कभी लौटकर नहीं आता और पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लेता है। कैप्टन अमेरिका भी एवेंजर्स से हमेशा के लिए अलग हो जाता है, और ठीक उसी वक्त टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर मिलकर विजन के बॉडी को रिपेयर कर देते हैं। एडवांस्ड एआई एंड वकैंडन टेक्नोलॉजी की मदद से विजन आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब वांडा उसे देखती है तो उसका दिल वहीं टूट जाता है, क्योंकि विजन जिंदा तो था, लेकिन सिर्फ टेक्निकली। उसके अंदर इमोशंस नहीं थे। वांडा के साथ कोई मेमोरीज नहीं थी, कोई प्यार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। वो बस एक एम्प्टी प्रोग्राम बन चुका था। और जब विजन कहता है हेलो वांडा, हाउ मे आई हेल्प यू, तब वांडा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि ये वो विजन नहीं है जिससे वो प्यार करती थी, और यही पल स्कारलेट विच के डार्कनेस की असली शुरुआत बन जाता है। वांडा फैसला कर लेती है, अगर विजन पूरी तरह वापस नहीं आ सकता तो वो रियलिटी को ही बदल देगी। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में वांडा विजन शायद और भी जल्दी शुरू होता, लेकिन एक बड़े डिफरेंस के साथ। ओरिजिनल टाइमलाइन में वांडा लगभग अकेली थी, लेकिन अब टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और बाकी सर्वाइविंग एवेंजर्स भी एक्टिव थे। टोनी वांडा को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ब्रूस उसके लिए साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। स्ट्रेंज को एहसास हो जाता है कि वांडा अब सिर्फ रियलिटी बेंड नहीं कर रही, वो पूरी रियलिटी रीराइट कर रही है। और फिर एक रात वांडा का दर्द आखिरकार उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। उसका ग्रीफ और ऑब्सेशन मिलकर एक इमोशनल एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, और वेस्ट व्यू इंसिडेंट फिर भी हो जाता है। पूरा टाउन रियलिटी डिस्टॉर्शन के अंदर ट्रैप हो जाता है, और वांडा विजन के साथ अपनी एक परफेक्ट दुनिया बना लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज आखिरकार वेस्ट व्यू में इंटरवीन करते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में वांडा की कैओस मैजिक पहले ही गॉड लेवल तक इवॉल्व हो चुकी होती है। टोनी स्टार्क अपना लेटेस्ट नैनो आर्मर पहनकर वांडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा एक ही पल में उसका पूरा आर्मर हवा में क्रश कर देती है। और उसी मोमेंट वांडा को एक डेंजरस रियलाइजेशन होता है। थैनोस ने यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए आधी पॉपुलेशन को खत्म किया था, लेकिन वांडा चाहे तो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करके हर किसी को हमेशा के लिए खुश रख सकती थी, चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। और यही सोच वांडा को एक एवेंजर से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग चीज बना देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज धीरे धीरे सच समझने लगते हैं। टोनी स्टार्क का बच जाना कोई ब्लेसिंग नहीं था, बल्कि एक कर्स था। अब वांडा का हिक्स इतना पावरफुल हो चुका था कि ना कोई उसके अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। पूरा वेस्ट व्यू एक लिविंग प्रिजन बन चुका था, और इस बार वांडा सिर्फ एक फेक फैमिली क्रिएट नहीं कर रही थी, वो पूरी रियलिटी स्ट्रक्चर को रीराइट कर रही थी ताकि विजन को बिल्कुल पहले जैसा बना सके। तभी एगाथा हार्कनेस को भी इस कैओस मैजिक का सिग्नल महसूस होता है, और वो तुरंत वेस्ट व्यू पहुंच जाती है। इसके बाद स्कारलेट विच वर्सेस एगाथा हार्कनेस की डेडली बैटल शुरू होती है, लेकिन इस बार एगाथा अकेली नहीं थी। डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क भी उसके साथ खड़े थे, और इसी फाइट के बीच एक और डार्क ट्रूथ सामने आता है, द डार्क होल्ड। एगाथा रिवील करती है कि स्कारलेट विच की डेस्टिनी पहले से ही डार्क होल्ड में लिखी हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज डेस्परेशन में खुद डार्क होल्ड की फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन वांडा अकेली नहीं लड़ रही थी, विजन भी उसके साथ था, एक करप्टेड और इमोशनली मैनिपुलेटेड विजन। बैटल और भी डेंजरस होती चली जाती है, रियलिटी टीयर होने लगती है, बिल्डिंग्स डिस्टॉर्ट होने लगती हैं, और फिर वांडा आखिरकार अपनी ट्रू फॉर्म को एम्ब्रेस कर लेती है। स्कारलेट विच प्योर रेड केओस एनर्जी पूरे हेक्स को कवर कर लेती है और एक मैसिव
साइकिक ब्लास्ट के साथ वांडा सभी को हेक्स के बाहर फेंक देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और आगाथा सब डिफीट हो जाते हैं और आखिर में वांडा हवा में उठकर डार्क होल्ड को अपने हाथ में ले लेती है। उसी पल एमसीयू की सबसे डेंजरस एंटिटी ऑफिशियली जन्म लेती है। डार्क होल्ड हाथ में आने के बाद वांडा को अपने असली सच का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि स्कारलेट विच कोई नॉर्मल सोर्सरर नहीं बल्कि एक मिथिकल बीइंग है जिसकी डेस्टिनी पूरी रियलिटी पर रूल करना है। इस समय तक सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, कैरोल डैनवर्स भी अर्थ पर वापस आ जाती है। वकांडा के वॉरियर्स, कमर ताज के सॉर्सरर्स, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क सब मिलकर स्कारलेट विच को रोकने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, इस फाइनल वॉर में सबसे जरूरी एवेंजर ही मिसिंग था। दूसरी तरफ वांडा डार्क होल्ड की फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने हेक्स को और भी एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। पहले वेस्ट व्यू, फिर पूरा अमेरिका और धीरे धीरे पूरी दुनिया स्कारलेट विच के कंट्रोल में आने लगती है। रियलिटी रीराइट होने लगती है, लोग अपनी असली आइडेंटिटीज भूलने लगते हैं और हर किसी को एक फेक परफेक्ट लाइफ दिखाई जाने लगती है। और जो नए हीरोज फ्यूचर में आने वाले थे उनकी जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ना मून नाइट कभी राइज करता, ना शांग-ची हीरो बन पाता और ना ही यंग अवेंजर्स कभी फॉर्म होते, क्योंकि अब दुनिया को हीरोज की जरूरत ही नहीं थी। स्कारलेट विच पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कभी होता ही नहीं, क्योंकि इस टाइमलाइन में वांडा को करप्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले ही स्कारलेट विच क्वीन बन चुकी थी। धीरे धीरे ये रियलिटी लगभग सीक्रेट वॉर्स जैसी बन जाती है, जहाँ पूरी दुनिया अपनी असली पहचान भूल चुकी होती है। सब लोग मुस्कुरा तो रहे होते हैं लेकिन अंदर से चिल्ला रहे होते हैं और उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। अब एवेंजर्स के पास सिर्फ एक ही आखिरी ऑप्शन बचता है, क्वांटम रेल्म। उनका फाइनल प्लान था पास्ट में जाकर एंड गेम का वो मोमेंट बदलना जहां वांडा ने थानोस को मारा था, क्योंकि अगर वही पल बदल दिया जाए तो शायद ये डार्क फ्यूचर कभी एग्जिस्ट ही ना करे। लेकिन टाइमलाइन को बदलना मल्टीवर्स के साथ खेलने जैसा था और उसकी कीमत पूरे यूनिवर्स को चुकानी पड़ सकती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी बनाई हुई डार्क व्हाट इफ वांडा किल्ड थानोस इन एवेंजर्स एंड गेम थियरी ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके पास इससे भी बेटर थ्योरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।